नामुमकिन को मुमकिन बनाता है ये रिएक्टर। रिसाइकल ना हो सकने वाले को रिसाइकल करना, जैसे कि ये टायर जो यूं ही जला दिए जाते या कचरे के ढेर में मिलते। एक संभावित समाधान है केमिकल रिसाइकलिंग। वो प्लास्टिक को मौलिक घटकों में तोड़ता है ताकि उससे नया प्लास्टिक बन सके। ये एक अंतहीन सिलसिला है, कम से कम कंपनियां तो यही बताती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या प्लास्टिक के बढ़ते संकट का वाकई हल है? आमतौर पर हम जमा करते हैं, छांटते हैं और छांटते ही रहते हैं। सब कुछ मशीनी है। यूरोप में 99% प्लास्टिक कचरा ऐसे ही रिसाइकल होता है, लेकिन टायरों में ये नहीं चलता। रिसाइकल हुआ रबर कुछ ही चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि रेस ट्रैक्स बनाने में, और दुनिया को ये बहुत सारे चाहिए। लेकिन टायरों की भरमार है, लिहाजा रिसाइकल करने के बजाय उन्हें बस जला दिया जाता है। जर्मनी में पायरम के सेंटर में पुराने टायरों को जलाने के बजाय इन्हें इनके मूल घटकों में तोड़ दिया जाता है। पहले टायरों को टुकड़े टुकड़े किया जाता है 3 बार। इससे कपड़े के फाइबर, स्टील की तारें और रबड़ अलग हो जाता है। फाइबर इंसुलेशन में काम आ सकता है और स्टील को गलाकर फिर से नया स्टील बना सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन केमिकल रिसाइकलिंग और आगे जाती है। इसीलिए ये रबड़ डाला जाता है यहाँ। इस पायरोलिसिस रिएक्टर में, जो वाकई एक ऊंचे तापमान पर सब कुछ पका डालता है, रबड़ के दाने सतह पर डाले जाते हैं जो टावर के टॉप पर जा पहुंचते हैं। फिर काम करती है ग्रेविटी और सब कुछ नीचे आ गिरता है। दानेदार रबर को टावर में 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ये पूरी तरह पककर घटकों में टूट जाता है। इससे बनने वाली गैस प्रक्रिया को बिजली मुहैया कराती है। आखिर में प्लांट से 2 ठोस पदार्थ निकलते हैं, पायरोलिसिस ऑयल और काला पत्थर या कार्बन ब्लैक। लेकिन उतना सारा प्लास्टिक गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, क्योंकि आप दरअसल रासायनिक बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं। और ऊर्जा की ये मात्रा पायरोलिसिस के मामले में पर्यावरण के लिहाज से भी बड़ी चिंता है। प्रक्रिया के अंत में गैस बचती है और वो एक क्लीनिंग सिस्टम से गुजरती है, बफर टैंक में डाली जाती है और वहां से 2 थर्मल प्लांटों में। वे दरअसल ऊर्जा उत्पादक हैं। इसमें 2 बड़े 12 सिलेंडर लगे होते हैं और वे पूरे प्लांट के लिए बिजली पैदा करते हैं। पूरे प्लांट के लिए इतनी ऊर्जा खपत वाली प्रक्रिया होने के बावजूद ये पूरी तरह ऊर्जा आत्मनिर्भर है। हाँ, जबकि इसे इतनी ऊर्जा खपत वाला माना जाता है। इसका मतलब पायरम की ऊर्जा बहाली प्रक्रिया 300 घरों को पूरे साल गर्म रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर रही है। पायरोलिसिस की ये अवधारणा फिलहाल केमिकल रिसाइकलिंग का सबसे लोकप्रिय तरीका है। ऐसे प्लांट दुनिया भर में बनने लगे हैं, जैसे कि भारत, चीन या सऊदी अरब में। दिक्कत यह है कि बाजार में बड़े स्तर के केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट ज्यादा नहीं हैं और कंपनियां अपना डेटा खुद तक रखती हैं। पायरोलिसिस का फिलहाल बड़ा फायदा यह है कि जलाने से तो ये बेहतर है। प्लास्टिक को जलाना जाहिर है सबसे बुरी चीज है। कुछ अध्ययन हमें बताते हैं कि अगर आप मशीनी तौर पर रिसाइकल कर सकते हैं तो उसके मुकाबले केमिकल रिसाइकलिंग कहीं नहीं ठहरती। लेकिन कुछ समझौते तो करने होंगे, क्योंकि केमिकल रिसाइकलिंग में एंड प्रोडक्ट एकदम कच्चा जैसा होता है, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा चीजों में हो सकता है। उस टावर में 1 घंटे बाद रबर इस कार्बन ब्लैक में तब्दील हो जाता है। ये कोयले जैसा है और फिर से टायर बनाने में काम आता है, क्योंकि टायर इसी के बने हैं। 40% टायर कार्बन ब्लैक ही तो है। लेकिन बात और भी है, गैस और कार्बन ब्लैक के अलावा। आपको ये भी मिलता है पायरोलिसिस ऑयल। ये कच्चे तेल जैसा होता है और सूंघने पर गैसोलीन जैसी गंध देता है। लेकिन आप इससे किसी भी किस्म का प्लास्टिक बना सकते हैं, बस थोड़ी और प्रोसेसिंग की दरकार है। मशीनी तौर पर रिसाइकल ना होने वाली चीज रासायनिक ढंग से रिसाइकल की जा सकती है।
इससे कुछ वर्जिन कच्चे तेल की बचत होती है, लेकिन प्लास्टिक संकट के लिहाज से इसका क्या मतलब है? यूरोप को देखें, 2020 में यहाँ करीब 3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा किया गया। उसमें से करीब 35% रिसाइकल हुआ, 23% कचरे के ढेर में गया और 42% लगा एनर्जी की रिकवरी में। एनर्जी रिकवरी में खर्च होने वाला करीब 80 लाख टन प्लास्टिक रासायनिक रूप से रिसाइकल किया जा सकता है, वो भी अकेले यूरोप में। टेक्नोलॉजी की बात समझ में तो आती है, क्योंकि ये उन चीजों को रिसाइकल कर सकती है जो कि वैसे रिसाइकल नहीं हो पाती, और पर्यावरण के लिए ये बेहतर है। प्लास्टिक को जलाने की तुलना में ये कुछ भी नहीं, मतलब जला डालने से तो हर चीज बेहतर है। केमिकल रिसाइकलिंग कोई अचूक दवा नहीं है। हमें इस बारे में सोचना ही होगा कि प्लास्टिक का कचरा होने ही ना दें।